सो हेलो एवरीवन। लास्टली हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो मेम्ब्रेन है सेल की वो कैसी होती है, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे बने हुए होते हैं और क्या काम आते हैं। आज देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। जैसे जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है, किसी भी तरह की कोई गैस है या कोई एलिमेंट है, जो भी है वो सेल के थ्रू बाहर या बाहर से सेल के अंदर किस तरीके से आया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे एनिमल सेल की अगर बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल वॉल नहीं होती तो ऑब्वियसली उसको जो है मेम्ब्रेन ही क्रॉस करनी पड़ती है। तो वही चीज़ आज डिस्कस करेंगे कि कोई भी चीज़ है जो मेम्ब्रेन क्रॉस करती है उसको किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये जितनी भी प्रोसेस होती है इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की उस मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। पहली बात ये कि जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, वो हर एक मॉलिक्यूल या हर एक एलिमेंट को अलाउ नहीं करती है कि वो सेल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सके। ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, आइदर अंदर से बाहर की तरफ या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से साइटोप्लाज्म की तरफ वो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी इन एंड शॉर्ट जो मेम्ब्रेन होती है ओनली सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करती है। मेम्ब्रेन क्या करती है? सिर्फ सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है। सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, इसका मतलब ये है कि जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है। क्या होती है? जो एनिमल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब है कि हर एक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो है उनको मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन अलाउड है। ओके। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि मेनली जो एनिमल सेल की मेम्ब्रेन होती है वो हाईली सेलेक्टिव। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या एलिमेंट्स जो होते हैं ना उन्हीं को जो है मेम्ब्रेन अलाउ करती है टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और इसी बात को अगर शॉर्ट में कहें तो जो हमारी मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की वो सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की होती है। ठीक है। अब मॉलिक्यूल की बात करें जिससे जो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं सेल्स के थ्रू या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे कि कुछ गैसेस हो गई। ठीक है। कोई गैसेस हो गई। गैसेस में इंक्लूड कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि ऑक्सीजन है या फिर CO2 है। ठीक है। या फिर कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हो गए। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं अपने स्टेरॉइड्स। ठीक है। या फिर कोलेस्ट्रॉल टाइप्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। ठीक है। एक तो हो गई गैसेस, एक हो गया हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। दूसरे होते हैं स्मॉल पोलर बट अनचार्ज मॉलिक्यूल। स्मॉल पोलर एंड अनचार्ज मॉलिक्यूल। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? एक आ जाता है अपना वाटर H2O एंड इथेनॉल। ठीक है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मेम्ब्रेन अलाउ करती है टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल। तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं बाकी मॉलिक्यूल्स की, उनका क्या होता है? वो कैसे मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करते हैं या मेम्ब्रेन से बाहर या अंदर आते हैं? ठीक है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जिनको मेम्ब्रेन डायरेक्टली अलाउ नहीं करती। अच्छा, अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब है कि डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये अपनी एक सेल है। ठीक है। और ये एक डबल मेम्ब्रेन है। जैसे कि पता है बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो
कुछ ऐसी ये मेम्ब्रेन होती है। मान लो ये कोई एक मॉलिक्यूल है, इसको सेल के अंदर आना है, तो ये डायरेक्टली जो है इस बाइलेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर आ सकता है, या जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली सेल के बाहर जा सकता है उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। यानी ये जो डबल बाइलेयर मेम्ब्रेन है ना, इसको डायरेक्टली ट्रांस किया जा सकता है उस मॉलिक्यूल के द्वारा। बाकी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए बने हुए होते हैं चैनल्स या फिर कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन और चैनल्स के थ्रू जो है बाकी मॉलिक्यूल जिनको मेम्ब्रेन डायरेक्टली अलाउ नहीं करती है ट्रांसपोर्ट के लिए, वो जो मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो चैनल या फिर किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांस किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिख भी रखा है कि ओनली गैसेस, जैसे कि O2, CO2 या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, स्टेरॉइड्स हो गया या कोलेस्ट्रॉल हो गया। कोलेस्ट्रॉल मतलब ऑल जिसमें जिनका प्रिकर्सर जो है मॉलिक्यूल एज ए कोलेस्ट्रॉल होता है वो हो गए, या स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल जैसे H2O अपना वाटर एंड इथेनॉल, इस टाइप के मॉलिक्यूल इजीली जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जो क्रॉस नहीं कर पाते हैं उनके लिए चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन के थ्रू उनका क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन है जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का मूवमेंट, वो कहलाता है डिफ्यूजन। यानी कि किसी, जैसे मान लीजिए कि मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है या सेल है, सेल के बाहर की तरफ किसी भी मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सेल के अंदर उन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपना मूवमेंट करेंगे, ठीक है, उसी को कहा जाता है डिफ्यूजन। इन केस ऑफ वाटर उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आती है फैसिलेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलेटेड डिफ्यूजन यानी कि जैसे चैनल प्रोटीन हो गए या कैरियर प्रोटीन्स हो गए, इनके थ्रू डिफ्यूजन कराया जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे कि टर्म यहाँ पे एक आता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, या तो इसके अंदर कौन इंक्लूड रहते हैं, चैनल प्रोटीन्स, या इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, जैसे चैनल प्रोटीन जो है ना, ये एक ओपन पोर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यानी कि एक अप्रोप्रिएट साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके लिए ये ओपन रहता है, ओपन पोर अप्रोप्रिएट साइज मॉलिक्यूल, ठीक है। और जो कैरियर प्रोटीन होता है, इसके अंदर क्या होता है, कंफर्मेशन चेंज होता है। कंफर्मेशन चेंज का मतलब होता है कि पहले, जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है, किसी कैरियर प्रोटीन जो होता है उसके ऊपर ग्लूकोज बाइंड होने से पहले उसकी कंफर्मेशन कुछ और थी। जैसे ही उसके ऊपर वो मॉलिक्यूल या वो मैटर आके बाइंड हुआ, उसकी कंफर्मेशन चेंज हुई, और कंफर्मेशन चेंज होने के बाद जो मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन को ट्रांस करके सेल के अंदर आ जाता है। जैसे ही सेल के अंदर आता है तो इसकी जो कंफर्मेशन है वो दोबारा से पुरानी वाली जो कंफर्मेशन है उसके ऊपर चली जाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं कंफर्मेशन चेंज। तो इस केस में क्या आता है, कंफर्मेशनल चेंजेस। कंफर्मेशनल चेंजेस इसके अंदर आते हैं, और वो जो होता है वो मतलब चैनल प्रोटीन का ये है कि एक पर्टिकुलर हर एक मैटर के लिए एक स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन बना हुआ होगा और उसी साइज का
वो जो मटेरियल है या वो जो मॉलिक्यूल है वो उस चैनल को क्रॉस कर सकता है, कोई दूसरे साइज का या कोई दूसरा मॉलिक्यूल उस चैनल को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है। से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कैरियर प्रोटीन जो है, ठीक है, कैरियर प्रोटीन जो है वो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं जिसको ट्रांसपोर्ट कराना हो, जैसे एक साइड से दूसरी साइड की ओर ट्रांसपोर्ट कराना होता है एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को, उसी मॉलिक्यूल के लिए वो चैनल प्रोटीन बने हुए होते हैं या कैरियर प्रोटीन्स बने हुए होते हैं। ठीक है। फिर वो दूसरी चीज में उसमें वो कंफर्मेशन चेंजेस आते हैं और फिर उस मॉलिक्यूल को वो अ, दूसरी साइड, जो मेम्ब्रेन की दूसरी साइड है वहां पे रिलीज करते हैं। ठीक है। ठीक है। और जो ये कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए। फैसिलिटेड डिफ्यूजन मतलब कि किसी चीज की कंसंट्रेशन एक साइड पे ज्यादा है, तो इन प्रोटीन्स के या इन चैनल्स के थ्रू वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बड़ा सा रूम है, उस बड़े से रूम के अंदर 100 लोग हैं। ठीक है। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा है, यानी उस मान लो उस रूम की कैपेसिटी 90 की है, लेकिन उसमें 100 लोग भरे हुए हैं। उससे जस्ट अटैच ही एक रूम और है जिसके अंदर 2-3 लोग हैं। तो जो 100 रूम वाला, जो 100 जिसमें 100 लोग हैं रूम में, तो वहां से लोग क्या करेंगे, उस रूम में जाना शुरू होंगे जहाँ पे खाली स्पेस ज्यादा है। ठीक है। यानी कि बैलेंस बनाने के लिए। सेम चीज यहाँ पे होती है डिफ्यूजन में, जहाँ बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है किसी मॉलिक्यूल की, उस कंसंट्रेशन से वो उस कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, ताकि दोनों साइड में बैलेंस हो सके। इसी को कहा जाता है डिफ्यूजन। ठीक है। जैसे मान लो कोई शुगर मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड्स हैं या न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ठीक है, इनको जब अब मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होती है ना, तो ये डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। शुगर एक तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जो है वो बिग मॉलिक्यूल है। अमाइनो एसिड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि चार्ज अमाइन, क्योंकि चार्ज होता है, जैसे कोई पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कोई नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स भी नहीं कर सकते या न्यूक्लियोटाइड्स भी नहीं कर सकते। इनको मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए एक स्पेसिफिक चैनल या स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज एज ए प्राइमरी सोर्स काम करता है अपनी बॉडी के लिए, सेल्स के लिए। ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर फर्दर आगे प्रोसेस होती है तो एटीपी का जनरेशन होता है, और एटीपी को अपन एज ए एनर्जी करेंसी यूज करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए प्राइमरी मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज ही है। ठीक है। तो ग्लूकोज को अगर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो कैसे करेगा, वो इन्हीं चैनल्स के थ्रू, इन्हीं कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू करेगा। ठीक है। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया, ग्लूकोज क्या करेगा, एक स्पेसिफिक चैनल या कैरियर प्रोटीन के ऊपर बाइंड करेगा। उस चैनल में कंफर्मेशन, जैसे पहले उसकी कंफर्मेशन कुछ और थी, जैसे ग्लूकोज बाइंड हुआ उसकी कंफर्मेशन में कुछ चेंज आया, और जैसे ही उस कंफर्मेशन में चेंज आया तो ग्लूकोज के लिए सेल के अंदर जाने का जो रास्ता है वो ओपन हो जाता है, और ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे मान ये है, ये ग्लूकोज है मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो अभी ये जो है ना, ये क्या है, ये एक चैनल है। क्या है, ये कोई चैनल है। ठीक है। लेकिन ये ओपन चैनल नहीं है। ठीक है। ये ओपन चैनल नहीं, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन का चैनल है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन मतलब जब रिक्वायरमेंट होती है तो ही डिफ्यूजन होगा, ऑलवेज डिफ्यूजन नहीं चलता रहेगा, उसको कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो पहले ये जो चैनल है इसकी कंफर्मेशन कुछ और है, यहाँ पे ग्लूकोज आके बाइंड हुआ। ठीक है। अभी ये जो चैनल है ना, ये क्लोज है, देखें। ठीक है। तो जैसे ही ग्लूकोज आके बाइंड होगा, इसमें देखो कंफर्मेशन चेंज आएगा, ये इसको कहते हैं कंफर्मेशन चेंज। ये कंफर्मेशन है, जैसे ही चेंज आएगा तो ये ऊपर से तो क्लोज हो जाएगा, एंड अंदर से ये ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर रिलीज हो जाएगा। जैसे ही सेल के अंदर रिलीज होगा, अगर मान लो कि ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट थी सेल के अंदर या कंसंट्रेशन थी, वो बाहर की कंसंट्रेशन से इक्वल हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो चैनल है ये वापस क्लोज हो जाएगा, ये वापस अपनी उसी कंफर्मेशन में आ जाएगा जिस कंफर्मेशन में ये पहले था। क्योंकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में यही होता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही डिफ्यूजन होगा, ओवर डिफ्यूजन इसमें नहीं होता है। ठीक है। तो वैसे ही जैसे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या है, पहले इसकी कंफर्मेशन ये थी, क्लोज था, ग्लूकोज आके बाइंड हुआ, अगर रिक्वायरमेंट हुई अंदर, कंसंट्रेशन में फर्क आया, तो जो है चैनल में कंफर्मेशन चेंज आया, वो ओपन हुए। ओपन होने के बाद ग्लूकोज को अंदर रिलीज किया गया, और जैसे ही ग्लूकोज अंदर रिलीज हुआ, ये चैनल
वापस अपनी उसी स्टेट में चले गए जैसे ग्लूकोज बाइंड होने से पहले थी। ठीक है, इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, कैसा भी हो, उसको अगर सेल के अंदर जाना है तो उसको इन चैनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आइदर वो कोई स्मॉल या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हो तो वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, लेकिन इस टाइप के पॉलर मॉलिक्यूल्स हो गए या बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हो गए, अगर उनको सेल के अंदर जाना है उनको इन्हीं चैनल प्रोटीन्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। प्रीवियस क्लास में मैंने एक चीज बताई थी इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स के बारे में। इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स यानी जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये अपन इसको एग्जाम्पल मान सकते हैं किसका, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स का। इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स, ये किसका एग्जाम्पल है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। क्यों है, क्योंकि यही वो प्रोटीन है जिन्होंने मेम्ब्रेन को ट्रांस कर रखा है। दीज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। नेक्स्ट, अब आते हैं आयन चैनल्स। आयन चैनल्स मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि जो सेल्स होती है उनको आयंस की रिक्वायरमेंट भी होती है। आयंस का मतलब जैसे सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, जैसे सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो आयंस होते हैं ना, अब ये चार्ज्ड आयंस है। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया था कि कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है ना, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता इजीली, उनके लिए चैनल्स बने हुए होते हैं। तो इन इस टाइप के जो आयंस होते हैं, इनके लिए जो चैनल्स बने हुए होते हैं उनको कहते हैं आयन चैनल्स। ठीक है, तो आयन चैनल क्या होते हैं, ये एक टाइप के चैनल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ओपन पोर्स होते हैं। ओपन पोर मतलब ओपनिंग ओपन रहते हैं, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएट साइज के और चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको फ्रीली पास कराया जाता है थ्रू लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये एक टाइप के आयन चैनल्स बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल साइज चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की, प्लांट सेल की, ठीक है, उनके अंदर वाटर चैनल प्रोटीन्स भी बने होते हैं जिनको कहते हैं एक्वापोरिन्स। ठीक है, यानी कि एनिमल सेल और वाटर प्लांट सेल के अंदर जो वाटर चैनल्स प्रोटीन होते हैं उनको कहा जाता है एक्वापोरिन, जिनके थ्रू क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है रैपिडली। ठीक है, नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल जो होता है नॉर्मली भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, लेकिन इट टेक टाइम, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब प्रोसेस से गुजरने में। लेकिन जो एक्वापोरिन्स होते हैं ना, इनके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल इजीली जो है पास कर सकता है उस मेम्ब्रेन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्योंकि अगर मान लो वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी सेल को, तो अगर वो वाटर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा तो उसको इतना टाइम लग जाएगा कि तब तक वो रिक्वायरमेंट या तो खत्म हो जाएगी या सेल ही डेड हो जाएगी। तो वो रिक्वायरमेंट को रैपिडली फुलफिल करने के लिए इस टाइप के एक्वापोरिन्स बनाए जाते हैं सेल के अंदर, जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब जो आयन चैनल्स होते हैं ना, इनकी बेसिक थ्री प्रॉपर्टीज होती है। मतलब ये ये तीन तरीके से ये काम करते हैं, मतलब तीन काम होते हैं मेनली इनके। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये जो चैनल होते हैं ना, ये बहुत रैपिड ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ठीक है, पहला काम क्या होता है इनका, ट्रांसपोर्ट, यानी कि मिलियंस ऑफ आयन होते हैं ना, वो पर सेकंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी कि क्या, मिलियन आयंस पर सेकंड, इतना रैपिड जो है ना ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द चैनल्स। ठीक है, दूसरा दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम ये होता है कि ये हाईली सेलेक्टिव होते हैं। ये जो आयन चैनल्स होते हैं हाईली सेलेक्टिव, यानी कि अगर जैसे मान लो कोई एक सोडियम का चैनल बना हुआ है, ठीक है, तो सोडियम का चैनल से सोडियम ही पास हो सकता है, वहां से दूसरा कैल्शियम या और कोई क्लोरीन वगैरह मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता। ये हाईली सेलेक्टिव अप्रोप्रिएट साइज के, यानी हर एक मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक आयन चैनल बना हुआ होता है, जिसके थ्रू वो जो मॉलिक्यूल है वो रैपिडली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तीसरी चीज, तीसरी क्या है कि जितने भी जो आयन चैनल्स होते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि परमानेंटली ओपन नहीं रहते हैं। ये जो आयन चैनल्स होते हैं ना, ये नॉट परमानेंटली ओपन। कब ओपन होते हैं, किसी के पास है ना गेट्स लगे हुए होते हैं।
ठीक है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा गेट्स क्या होते हैं, जैसे वोल्टेज वोल्टेज गेटेड होते हैं, कुछ लाइगेंड गेटेड होते हैं। ठीक है, तो जब उन पे एक स्पेसिफिक चार्ज आता है या कोई एक लाइगेंड आके बाइंड होता है, तभी वो जो चैनल्स है ना वो ओपन होते हैं, यानी उस चैनल के जो गेट है ना वो उस लाइगेंड के या उस जो चार्ज है ना उसके रेस्पॉन्स में ओपन किए जाते हैं, ऑलवेज ओपन नहीं रहते। ठीक है। देखो ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो कुछ चैनल्स होते हैं ना वो किसी, जैसे मान लो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, या कोई और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के रेस्पॉन्स में जो आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि किसी मॉलिक्यूल के किसी लाइगेंड के, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करता है, लाइगेंड। ठीक है, तो लाइगेंड के रेस्पॉन्स में जो चैनल है या चैनल के गेट है वो ओपन हो रहे हैं, उस टाइप के चैनल को क्या कहते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल। इनको क्या कहते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल्स। ठीक है। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना उसमें चेंज आता है ना, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चेंज आने पर वो चैनल के जो गेट्स हैं वो ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, तो इन इस टाइप के जो चैनल्स होते हैं ना उनको कहा जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल, यानी कि कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आया तो ही ये जो है मॉलिक्यूल ये इनका गेट है या जो चैनल्स हैं वो उन चैनल के गेट ओपन हो पाए। ठीक है। तो कई तरीके के आयन चैनल्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इनकी सबसे अच्छी स्टडी जो है ना वो नर्व सेल के अंदर करी जाती है। ठीक है, क्योंकि नर्व सेल में जो है ना बहुत फास्ट और रैपिड इलेक्ट्रिक चेंज या पोटेंशियल चेंज जो है ना वो देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक चेंज में आ जाए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आ जाए या न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड होते हैं उस टाइम पे इनका चैनल का ओपनिंग क्लोजिंग होती है, ये नर्व सेल में अच्छे से स्टडी करी जा सकती है। ठीक है। तो इसी टाइप से जो यहाँ पे चैनल की स्टडी करी गई है वो लिए गए हैं यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम चैनल्स, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारी स्टडीज हुई है, उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि जैसे ये जो सोडियम और पोटेशियम चैनल्स होते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये पर्टिकुलर जैसे सोडियम आयन हो गया या पोटेशियम आयन हो गया उनके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी सोडियम को अगर, जैसे एक चीज याद रखना, जैसे यहाँ लिखी हुई भी है, जैसे मैं एक बार मैं गायब हो जाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो कि है ना सेल के अंदर ये स्क्विड एक्सोनिस मतलब नर्व सेल की बात हो रही है। ठीक है, जिससे जो पोटेशियम है इंट्रासेलुलर उसकी कंसंट्रेशन इतनी होती है, लेकिन बाहर जो है ना उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम होती है। वैसे ही सोडियम की अगर यहाँ बात करी जाए तो सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर जो है वो कम रहती है, लेकिन बाहर एज कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर बहुत ज्यादा होती है। बाकी और भी आयंस हैं। ठीक है, मेमेलियन सेल में भी होती है, लेकिन मेमेलियन सेल में थोड़ा कम रहता है, लेकिन कंडीशन वही रहती है, अंदर सोडियम कम है और बाहर ज्यादा, बट बाहर थोड़ा एज कम्पेयर टू नर्व सेल वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि इसमें मूवमेंट ऑफ आयन होता है, जैसे सेल से बाहर की तरफ, मतलब इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर जो है आयंस का मूवमेंट होता है। लेकिन ये जो मूवमेंट है ना ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ग्रेडियंट, यानी कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ आयंस डिपेंड्स ऑन ग्रेडियंट। जैसे कि
सोडियम की कंसंट्रेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलरली बहुत ज्यादा होती है। जैसी चैनल में ओपनिंग होगी ना, उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर मूव करना शुरू होगी। वैसे ही पोटेशियम अंदर बहुत ज्यादा है, तो जैसे जैसे सोडियम अंदर आते रहेंगे तो सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ती रहेगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो पोटेशियम है ना, वो इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि इनके अंदर मूवमेंट में ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, वो आती है एटीपी हाइड्रोलाइसिस से। एटीपी हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बस कि यहाँ पे एक चैनल दिख रहा है आपको, एक है सोडियम पोटेशियम और एक है पोटेशियम चैनल, ठीक है। सोडियम पोटेशियम चैनल में आप जैसे देख सकते हैं कि सोडियम अंदर आ रहा है और वाइस वर्सा पोटेशियम बाहर जा रहा है। सेम यहाँ पे भी इसमें ये होता है कि जैसे जैसे पोटेशियम अगर बाहर जाए, पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, तो जब पोटेशियम को अंदर आना होगा वो पोटेशियम चैनल के थ्रू आएगा। तो जैसे ही पोटेशियम चैनल के थ्रू वो अंदर आएगा, वहीं से ही सोडियम वापस बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखो, सोडियम पोटेशियम ये सब क्या होते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। क्या है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, ये सब क्या है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। तो जब इनका मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, तो मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज आ जाएगा, यानी मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज आने लग जाएगा या चार्ज आने शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेम्ब्रेन के ऊपर -60 मिलीवोल्ट चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम अंदर आना शुरू होगा ना, जैसे ही सोडियम अंदर आना शुरू होगा, ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसका चार्ज बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। यानी कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। सोडियम की जैसे ही एंट्री होगी ना, सोडियम इनफ्लक्स, उस कंडीशन में क्या होता है, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड होने लगती है, ठीक है। जैसे कि मैं एक चीज यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। ये मान लो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल का एक ग्राफ है, ठीक है। ये है -60, ये है -35, और यहाँ पे है +35, ठीक है। तो जैसे जैसे सोडियम इन्फ्लक्स होता है ना, ये ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव करेगा, जैसे -35 जो कंडीशन आएगी, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और ये जो कंडीशन होती है, इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल। और जब बहुत ज्यादा ही नेगेटिव वैल्यू चली जाती है, उसको कहते हैं, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं हाइपर पोलराइज्ड, ठीक। यानी कि जब सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू होता है ना, ये कंडीशन क्या है, सोडियम का इन्फ्लक्स। तो जैसे जैसे सोडियम अंदर आने लगता है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ने लगता है। -60 से मेम्ब्रेन कहाँ चली जाती है, +35 पे चली जाती है, यानी उस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम अंदर आ गया तो फिर पोटेशियम का बाहर मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब -60 से +35 जो है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पहुंचता है, उसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। यानी एक्शन पोटेंशियल का मतलब अंदर सोडियम और बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है, ठीक है। अब जब वापस जो है सोडियम बाहर जाने लगता है, जैसे जैसे सोडियम का इफ्लेक्स होने लगता है, उस कंडीशन को कहते हैं रीपोलराइज। वो मेम्ब्रेन जो है रीपोलराइज होती है, यानी कि सोडियम का इफ्लेक्स, इसको कहते हैं
रीपोलराइजेशन। ठीक है, सोडियम बाहर जा रहा है तो बाहर से जो पोटेशियम है ना, वो अंदर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे पोटेशियम जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन में अंदर की तरफ आ जाता है। तो वो इतना ज्यादा कंसंट्रेशन में पोटेशियम अंदर आ जाता है कि जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है ना, वो -60 के बजाय और नीचे चला जाता है, जो कि चला जाता है -90। ठीक है, -90। और उस कंडीशन को कहते हैं, वो मेम्ब्रेन जो होती है वो हाइपर पोलराइज्ड होती है। लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है, वो वापस जो है वो बैलेंस कर दी जाती है और मेम्ब्रेन जो अपने रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाती है। -60 की जो कंडीशन होती है ना, उसको कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक, यानी कि इन एंड शॉर्ट अगर बोले तो सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा थी और पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म में ज्यादा थी। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए सोडियम का मूवमेंट कहाँ हुआ, सेल के अंदर हुआ। तो जैसे जैसे सोडियम अंदर आता गया, सोडियम का इन्फ्लेक्स होता गया, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था वो रेस्टिंग पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पहुंचा और फाइनली कहाँ पहुंच गया, एक्शन पोटेंशियल पे। यानी जैसे जैसे सोडियम अंदर आता गया, मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, और वाइस वर्सा पोटेशियम भी बाहर जाता गया। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए। यानी कि वापस जब कंडीशन जो है -60 पे आएगी, तो सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगी और पोटेशियम की बाहर। फिर जब पोटेशियम वापस अंदर आएगा, सोडियम का मूवमेंट बाहर होता रहेगा। जैसे जैसे सोडियम बाहर जाएगा ना, वो मेम्ब्रेन जो है वापस रीपोलराइज, यानी सोडियम का इफ्लेक्स जब होता है, वो मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन में चली जाती है और पोटेशियम का अंदर मूवमेंट होने लगता है। तो सोडियम इतना ज्यादा अमाउंट में बाहर चला जाता है, पोटेशियम कंटिन्यूअसली अंदर आता रहता है कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो -60 की बजाय -90 पे चला जाता है। और उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन। या मेम्ब्रेन जो थी वो उस टाइम पे क्या हो जाती है, हाइपर पोलराइज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, ये जो मूवमेंट है। ठीक है, तो इसमें देखो बता रखा है कि सोडियम जो है वो एक्टिवली सेल से बाहर पंप किया जाता है। ठीक है, और पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर पंप किया जाता है, ताकि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस्ड रहे। ठीक है, इसीलिए जो सोडियम है ना, वो 10 टाइम्स, बहुत मतलब 10 टाइम्स ज्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलरली इंट्रा सेलुलर के कंपेयर में। यानी सेल के अंदर जितना सोडियम होता है, उससे 10 गुना ज्यादा सोडियम सेल के बाहर होता है। वहीं पे पोटेशियम जितना सेल के अंदर होता है, सॉरी सेल के बाहर होता है, उससे 20 टाइम्स ज्यादा जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो ये जो आयंस का मूवमेंट होता है ना, क्योंकि ये आयंस जो है ना, ये चार्ज आयंस है। ठीक है, चार्ज आयंस है। तो जब इनका मूवमेंट होता है तो मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज आ जाता है, चार्ज चेंज होता है या चार्ज बदलता रहता है। मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, वो जो लास्टली मैंने बताया था वही बता रखा है। जैसे कि ये मान लो एक स्क्वायर्ड का एक जोन है नर्व सेल का। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल दोनों क्लोज्ड है। दोनों क्लोज है, इसका मतलब जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में है। किसमें है, रेस्टिंग पोटेंशियल में। और मेम्ब्रेन के ऊपर अभी इस समय कौन सा चार्ज है, -60 मिली वोल्ट। ठीक है, अब जैसे ही सोडियम का चैनल ओपन होगा, तो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलरली बहुत ज्यादा है। मैंने बताया था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सोडियम बाहर बहुत ज्यादा है, अंदर की साइड में सोडियम बहुत कम है। तो फिर धीरे धीरे सोडियम का मूवमेंट कहाँ होने लगेगा, अंदर आने लगेगा। तो जैसे पॉजिटिवली चार्ज सोडियम जो है वो अंदर आना शुरू होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है ना, वो बढ़ने लगेगा। यानी कि मेम्ब्रेन जो है ना डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगी। मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन शुरू होगा, उस टाइम पे मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, +30। यानी कि कौन सी कंडीशन है, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब पोटेंशियल चेंज आएगा, तो उस टाइम पे सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ती रहेगी। अंदर पोटेशियम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, सोडियम भी अंदर और आ जाएगा। तो फिर
अंदर कंसंट्रेशन दोनों की बहुत ज्यादा होगी, उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम चैनल जो है ना वो ओपन कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, वो क्या होगा, पोटेशियम जो है वहां से बाहर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम की बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पोटेशियम बाहर बहुत कम है, अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऊपर से सोडियम की कंसंट्रेशन और बढ़ गई अंदर। तो उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। अब मैंने पहले ही बताया था कि जो चैनल्स होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम चैनल जब ओपन होंगे तो वहां से सोडियम बाहर नहीं जा सकता, वहां से पोटेशियम ही बाहर जाएगा। तो पोटेशियम का मूवमेंट बाहर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे पोटेशियम बाहर जाएगा, तो उसका जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो वापस डाउन आने लगेगा, क्योंकि पोटेशियम भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन वापस किस कंडीशन में आने लगेगी, मेम्ब्रेन रीपोलराइज्ड होना शुरू हो जाएगी। ठीक, क्या होने लग जाएगी, रीपोलराइज्ड। ठीक है। और जब बाहर पॉजिटिव और अंदर पॉजिटिव आयन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, तो मेम्ब्रेन जो है वापस किस में चली जाएगी, रेस्टिंग कंडीशन में। ठीक है, इसको कहते हैं रेस्टिंग स्टेट या रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है। वही चीज यहाँ पे बता रखी है कि जो पोटेशियम है आयंस हैं या सोडियम आयंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए चैनल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ठीक है। जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 होता है, ठीक है, उस टाइम दोनों चैनल्स क्लोज रहते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही चैनल ओपन होते हैं, सोडियम चैनल ओपन हुआ तो सोडियम की इनफ्लक्स होना शुरू हो गया, अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी और मेम्ब्रेन में वापस चेंज आने लगा। उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम चैनल दोबारा खोले गए, पोटेशियम चैनल वापस ओपन हुए और पोटेशियम बाहर जाना शुरू हुआ, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन वापस डाउन आने लगा, उसका पोटेंशियल -75 के अक्रॉस। कभी कभी इतना ज्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है, क्योंकि सोडियम इतना अंदर नहीं है जितना बाहर है, लेकिन पोटेशियम अंदर बहुत ज्यादा है। तो कभी ऐसा होता है कि पोटेशियम बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में बाहर चला जाता है, कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल इतना डाउन चला जाता है कि मेम्ब्रेन कौन सी स्टेट में चली जाती है, हाइपर पोलराइज्ड। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइज्ड। इस टाइम मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना होता है, अप्रोक्स -90 मिलीवोल्ट। ठीक है। इसमें बताया गया है कि मेम्ब्रेन डिपोलराइज क्यों होती है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम या पोटेशियम चैनल। ठीक है। अच्छा हाँ, दूसरी चीज ये कि ये जो चैनल्स है ना, ये वोल्टेज गेटेड है। कौन से, वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आने की वजह से ही ये जो चैनल्स है इनकी ओपनिंग या फिर क्लोजिंग होती है। क्लियर। तो जो चैनल्स होते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ही ज्यादा हाईली सेलेक्टिव होते हैं। ठीक है। जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हो गए, जैसे सोडियम का चैनल है, तो सोडियम के चैनल से सोडियम ही पास होगा, दूसरा कोई मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट साइज के बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं, ये सोडियम का एक चैनल है। ठीक है, ये सोडियम का एक चैनल है, ये सोडियम चैनल है। तो सोडियम की जब एंट्री हुई, तो इसने सोडियम को इजीली पास थ्रू होने दिया मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन जब पोटेशियम इसी चैनल से आना शुरू हुआ, तो ये चैनल, इस चैनल ने पोटेशियम को अलाउ नहीं किया टू पास द मेम्ब्रेन, और उसने एंट्री जो है पोटेशियम की वो रिजेक्ट कर दी। ठीक है। इससे यही कंक्लूजन निकला कि ये जो चैनल्स होते हैं ना, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये अप्रोप्रिएट साइज के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसका रीजन ये है जो सोडियम आयन होता है ना, उसका साइज एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन बहुत छोटा होता है। ठीक है। तो अगर सोडियम आयन बहुत छोटा है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो चैनल है वो भी काफी नैरो साइज का, यानी छोटा साइज का बना होगा। तो सोडियम छोटा है और उसका चैनल छोटा है, तो सोडियम तो वहां से पास हो जाएगा। लेकिन पोटेशियम आयन जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो
उस नैरो साइज के चैनल से पोटेशियम आयन पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ये भी रीजन है कि पोटेशियम आयन जो है सोडियम आयन के चैनल से एंट्री नहीं ले सकता, एज बिकॉज साइज। ठीक है, क्योंकि अप्रोप्रिएट साइज के ही ये चैनल जो है ना वो बने हुए होते हैं। दूसरी चीज ये है यहाँ पे, अच्छा अभी जो मैंने आपको चीजें बताई थी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट्स थे। पैसिव ट्रांसपोर्ट्स मतलब कि जो ग्रेडियंट का यूज करके ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर जहाँ बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है ग्रेडियंट की, वहां से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं लगती है। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट है, इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये कहाँ, इसमें कहाँ मूवमेंट होता है? देखो नॉर्मली मूवमेंट का होता है हाई कंसंट्रेशन से लो, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये लो जो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवाता है। ठीक है, अब ऑलरेडी बाहर कहीं कंडीशन कंसंट्रेशन बहुत हाई है, उसमें और आयंस को भेजना तो ये इजी टास्क तो नहीं है। ठीक है, तो यानी हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगर लो कंसंट्रेशन से कोई आयन को भेजा जाएगा तो डेफिनेटली उसमें एनर्जी लगेगी। ठीक है, और वो एनर्जी यहाँ पे कहाँ से आती है, वो आती है एटीपी हाइड्रोलाइसिस से। ठीक है, पहले जो मैंने आपको ट्रांसपोर्ट्स पढ़ाए थे ना वो थे पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि ग्रेडियंट का यूज करते थे। अब जो मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो किसका यूज करते हैं, एटीपी हाइड्रोलाइसिस। एटीपी हाइड्रोलाइसिस करते हैं जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी मिलती है और वो लो कंसंट्रेशन से भी हाई कंसंट्रेशन की तरफ कोई ना कोई मॉलिक्यूल भेज सकते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है कि जनरली जो आयन का फ्लो होता है ना वो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि अपन को अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो है ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्ट क्या, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब अगेंस्ट द ग्रेडियंट अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है ना तो उसके लिए एनर्जी लगेगी। ठीक है, और वो एनर्जी आती है एटीपी हाइड्रोलाइसिस। और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को अपन कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन या अगेंस्ट द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन मूवमेंट कराता है, उस टाइप को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो मैंने बता ही दिया कि एटीपी हाइड्रोलाइसिस में एनर्जी होती है। ठीक है, और ये एनर्जेटिकली अनफेवरेबल डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जेटिकली अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि जैसे वही सेम चीज मान लेते हैं कि एक रूम है उसमें 100 लोग भरे हुए, कैपेसिटी उसकी 90 की है, 90 की कैपेसिटी है, भरे में उसमें 100 लोग हैं। अब 100 लोगों वाले कमरे में भी आप चाह रहे हो कि 10-20 लोग और चले जाएं, तो इतना आसान तो नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, धक्का लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती उनको भेजना पड़ेगा, तो आपकी एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे है कि ऑलरेडी बाहर किसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जैसे सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर बहुत ज्यादा थी। अब इनसाइड फ्रॉम इंट्रासेलुलर साइड से और सोडियम को बाहर भेजना, ये तो फिर एनर्जेटिकली अनफेवरेबल डायरेक्शन हो गई ना, क्योंकि वो तो डायरेक्ट, क्योंकि मूवमेंट तो हाई कंसंट्रेशन से लो होता है, लेकिन आप लो से हाई भेज रहे हो, तो लो से हाई भेज रहे हो इसलिए उसको कहते हैं एनर्जेटिकली अनफेवरेबल डायरेक्शन, और इसके अंदर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, और इस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? जैसे जो ये आयन का ग्रेडियंट है ना, ये कौन मेंटेन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जैसे अभी मैंने लास्ट बताया था, ये जो है ना, ये
ये है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे 2 सोडियम अंदर आते हैं और 3 पोटेशियम बाहर जाते हैं, 2 सोडियम अंदर आए और 3 पोटेशियम बाहर गए। ठीक है, ये होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करते हैं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब सोडियम पोटेशियम, जैसे मान लो कि अंदर ऑलरेडी पोटेशियम ज्यादा है या सोडियम ज्यादा है, और ये उसी कंडीशन में और सोडियम को अंदर लाए जा रहे हैं या और पोटेशियम को अंदर लाए जा रहे हैं, तो ये अनफेवरेबल डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसके लिए ये यूज करते हैं एटीपी का। किसका यूज करते हैं, एटीपी का। ठीक है, इसीलिए इस टाइप के पंप पंप का एक और नाम है जिनको कहा जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपीज। सोडियम पोटेशियम एटीपीज। एटीपीज का मतलब जो कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपीज, क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम को उनके ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करवाते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो, इसमें मूवमेंट सिंपल सी चीज है, कैसे होता है कि सबसे पहले सोडियम जो है वो इस पंप के ऊपर 2 सोडियम बाइंड होते हैं। ठीक है, कितने, 2 सोडियम, और उसके बाद में 3 पोटेशियम। 2 सोडियम और 3 पोटेशियम। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम जो है ना वो बाइंड होता है इस, देखो हर एक जगह पे इनके ना पर्टिकुलर साइट होती है जहाँ पे इनकी अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इनसाइड द सेल हो या आउटसाइड द सेल हो। मान लो इनसाइड द सेल की बात करें, तो इनसाइड द सेल इस जो पंप है, ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये जो चैनल बना हुआ है, इसके ऊपर जहाँ सोडियम की अफिनिटी सबसे ज्यादा है ना, वहाँ 2 सोडियम जाके बाइंड हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम बाइंड होंगे ना, तो एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, और जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, ये जो पंप है ना इसके अंदर कंफर्मेशन चेंज आएगा, और ये 2 सोडियम को सोडियम की अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर बहुत ज्यादा होती है, इनसाइड कम होती है, तो ये इनसाइड टू आउटसाइड सोडियम को भेज देगा। ठीक है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस करके। सेम जब ये सोडियम को जैसे ही बाहर छोड़ेगा, तो बाहर पोटेशियम है, थोड़ा लो है, अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर लो है, तो इसी पंप के ऊपर 3 पोटेशियम बाइंड करेंगे, और जैसे ही 3 पोटेशियम बाइंड करेंगे वापिस में एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, और ये क्या करेगा, उन 3 पोटेशियम को सेल के अंदर रिलीज कर देगा। सेल के अंदर ऑलरेडी पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इससे पोटेशियम का अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर है। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, ये एक पंप बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले सोडियम बाइंड हुआ और सोडियम को बाहर रिलीज कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि बाहर सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, लेकिन उसको बाहर भेजना था अगेंस्ट द ग्रेडियंट, इसलिए यहाँ पे पंप लगाया गया। तो सोडियम बाइंड हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ में ना 3 सोडियम बाइंड होते हैं, 2 नहीं, 2 पोटेशियम बाइंड होते हैं। ठीक है, सोडियम यहाँ पे 3 बाइंड होते हैं, 2 नहीं होते, ऊपर थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, 3 सोडियम बाइंड हुए और उनको अगेंस्ट द ग्रेडियंट बाहर भेज दिया गया। ठीक है, जैसे 3 सोडियम बाइंड हुए, 3 सोडियम बाइंड होने के बाद यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ। एटीपी हाइड्रोलाइसिस मतलब एटीपी से एडीपी का बनना। तो एटीपी से एडीपी बना, और फिर उन सोडियम्स को बाहर भेज दिया गया। सेम यहाँ पे अगर आप ये साइट देखेंगे, ये साइट बनी हुई है पोटेशियम बाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो जैसे ही सोडियम रिलीज होंगे, यहाँ पे कौन बाइंड हो जाएगा, पोटेशियम बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही पोटेशियम बाइंड होगा दोबारा से एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, और इस चैनल में कन्फर्मेशन चेंज आएगा, और पोटेशियम को अंदर की तरफ रिलीज कर दिया जाएगा। अंदर पोटेशियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट उसका मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पोटेशियम और सोडियम पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर सेल की 25% ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है किसी मॉलिक्यूल को उसके अगेंस्ट द ग्रेडियंट भेजने में। ठीक है, इसके अलावा भी कई तरीके के पंप होते हैं, जैसे कैल्शियम पंप हो गया। ठीक है, कैल्शियम पंप जो है वो भी एक टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, यानी कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसके अंदर और भेजना। ठीक है, कभी कभी जो कैल्शियम ट्रांसपोर्ट्स है ना, ये ईआर की ल्यूमेन के ऊपर भी होते हैं, क्योंकि ईआर के अंदर जो है ना सोडियम की, सॉरी, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो साइटोप्लाज्म से ईआर की तरफ अगर कैल्शियम को भेजना, क्योंकि ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर सोडियम की, सॉरी, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है,
और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कंसंट्रेशन कैल्शियम की काफी कम है। तो जब साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ अपन को कैल्शियम आयन भेजना है, तो इसका मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो गया, क्योंकि ईआर के अंदर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैल्शियम है, साइटोप्लाज्म के अंदर कम है। तो साइटोप्लाज्म से अंदर की तरफ, ईआर की तरफ अगर अपन को कैल्शियम भेजना है, तो उसका अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट कराना पड़ेगा। और अगेंस्ट द ग्रेडियंट अगर मूवमेंट कराएंगे तो वो एक ही ट्रांसपोर्टर करा सकता है, जिसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टर, जहाँ पे एनर्जी यूज होती है एज ए एटीपी। ठीक है। तो सेम टाइप का ट्रांसपोर्टर जो है वो कैल्शियम पंप में भी होगा, सोडियम पोटेशियम पंप में भी होते हैं। अच्छा, ये पंप के है ना अलग अलग नाम होते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के पंप होते हैं। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट पंप होता है पी टाइप पंप। पी टाइप पंप। ठीक है। अब पी टाइप पंप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन या सेल्फ फॉस्फोराइलेशन करता है। फॉस्फोराइलेशन करता है। फॉस्फोराइलेशन कर रहा है तो कोई एक अमाइनो एसिड पे कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो कौन से अमाइनो एसिड पे होता है? एस्पार्टिक, एस्पार्टेट। ठीक है। तो ये पी टाइप हम जो है फॉस्फोराइलेशन करते हैं एस्पार्टेट मॉलिक्यूल पे, और फिर जो है आगे ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। ठीक है। तो पी टाइप हम क्यों यूज होते हैं? टू मेंटेन द ग्रेडियंट, टू मेंटेन द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को मेंटेन। ठीक है। जो भी मैंने सोडियम पोटेशियम पंप आपको बताया था, सोडियम सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो पी टाइप पंप के अंडर ही आते हैं। ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम की ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप यूज होते हैं। और वो किसके सब टाइप है? वो पी टाइप पंप जो होते हैं उसके सब टाइप है। ठीक है। और एक और होता है, उसको कहते हैं पोटेशियम प्रोटोन पंप। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये भी कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। तो ये गैस्ट्रिक पार्शियल सेल जो होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? गैस्ट्रिक पार्शियल सेल्स जो होती हैं ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दूसरा टाइप क्या आता है? दूसरा टाइप होते हैं एफ टाइप। एफ टाइप, एफ टाइप का मतलब फर्नांज्ड। क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट थे फर्नांज, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पे एफ टाइप पंप पड़ गया। एफ टाइप पंप में कौन कौन से आते हैं? इसमें हाइड्रोजन पंप्स आते हैं, एच प्लस पंप या प्रोटोन पंप्स इनको कह सकते हैं अपन। ठीक है। एच प्लस पंप्स आते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन होती है ना उस पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे होते हैं। और ये थाइलेकोइड्स पे होते हैं। थाइलेकोइड्स मतलब जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड होता है ना, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन उस पे होते हैं, थाइलेकोइड्स पे होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स होती है। ठीक है। तो जब
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलता है तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो वो जो H प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो प्रोटॉन पंप से ही किया जाता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकॉइड में भी जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी उसमें भी ल्यूमेन की तरफ H प्लस आयन का मूवमेंट होता है। बैक्टीरिया भी जो है H प्लस आयन का मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोटॉन पंप्स के थ्रू होता है। क्लियर। थर्ड टाइप जो आता है इनका, वो आता है वी टाइप। वी टाइप पंप। तो वी टाइप पंप में क्या होता है, वी टाइप पंप जो है ना, वो एंडोजोम जो होता है या जो लाइसोसोम्स वगैरह होते हैं ना, वहां प्रेजेंट होते हैं ये वी टाइप पंप। लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, इस टाइप की वी टाइप पंप। ठीक है, और ये एटीपेज से कंपोज्ड होते हैं। किससे कंपोज्ड रहते हैं, यानी इनके अंदर एटीपेज एक्टिविटी होती है। एटीपेज एक्टिविटी मतलब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करने की कैपेसिटी। हाइड्रो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, यानी एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। ये लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होती है, क्योंकि लाइसोसोम्स अगर आपको पता होगा, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर का जो पीएच होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 5 के अराउंड होता है। क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया जब अपनी सेल के अंदर एंटर करता है तो उस सेल के अंदर एंटर करने के बाद उस बैक्टीरिया को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लाइसोसोम्स के अंदर। लाइसोसोम्स के अंदर जाने के बाद उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, और वो जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो लो पीएच पे काम करते हैं। और आपको पता होगा जो कोई भी एसिड होता है उसकी पीएच लो इसलिए होती है क्योंकि उसमें H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वैसे ही वी टाइप पंप जो होते हैं वो कहाँ बने हुए होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर बने हुए होते हैं, जहाँ से जो H प्लस आयंस है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं लाइसोसोम के अंदर। और जैसे ही लाइसोसोम के अंदर H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, वहाँ का पीएच डाउन चला जाता है। यही रीजन होता है कि उसकी जो पीएच है उसका वो बहुत कम रहता है। क्लियर। लास्ट ट्रांसपोर्टर्स अपने पास आते हैं जिनको अपन कहते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। अच्छा, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जो है ना, वो वन ऑफ द, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बहुत एशियंट या बहुत इवोल्यूशनरी, सबसे पहले पुराने ट्रांसपोर्टर्स हैं। यानी ये सबसे अ, बड़े ट्रांसपोर्टर्स में से एक है एबीसी ट्रांसपोर्टर। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक डोमेन होता है जिसको कहते हैं एटीपी बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, या फिर एटीपी बाइंडिंग कैस्केड, इसलिए इनको एबीसी ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ एनिमल सेल में नहीं होते, ये बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी में ये एज ए इम्पोर्टर की तरह काम करते हैं, किसी के अंदर ये एज एक्सपोर्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करवाते हैं। ठीक है, यानी न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको सेल के अंदर लाने का काम करते हैं। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये अगर और बात करें तो यू स्पेशली यूकैरियोट्स में ये क्या करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेल से पंप आउट करने का काम करते हैं। ठीक है, एबीसी ट्रांसपोर्टर। सेम चीज है एबीसी के अंदर। दो मेम्ब्रेन डोमेन्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो मेम्ब्रेन डोमेन बने हुए होते हैं अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स के। ठीक है, तो जब कोई मॉलिक्यूल अंदर आता है तो इसके अंदर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, इसमें कन्फर्मेशन चेंज आएगा और वो जो मॉलिक्यूल है उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इनसाइड द सेल, सेल के अंदर की तरफ उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वैसे ही जब सेल से पंप आउट करना होगा तो ये मॉलिक्यूल बाइंड होगा इस एबीसी ट्रांसपोर्टर पे, और सेम चीज इसका एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा एंड देन इसमें दोबारा कंफर्मेशन चेंज आएगा और इसकी जो ओपनिंग है टुवर्ड्स आउटवर्ड हो जाएगी, और जो वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसको जो सेल है उससे रिलीज आउट कर दिया जाएगा।
ठीक है, एंड वाइस वर्सा, दोनों तरीके से ही काम करता है। अब नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्राइवन बाय आयन ग्रेडियंट, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकता। तो जैसे मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज डायरेक्टली अंदर अगर नहीं आ पा रहा है किसी मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो वो ग्लूकोज किसकी हेल्प लेगा, वो सोडियम जो आयन होते हैं ना उसके ग्रेडियंट, उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प लेगा सेल के अंदर आने के लिए। ठीक है, यानी जो ग्लूकोज है वो बाइंड कर जाएगा सोडियम पे, सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो जैसे ही चैनल्स की ओपनिंग होगी तो सोडियम का मूवमेंट इनसाइड होगा, तो उसी सोडियम की हेल्प लेके ग्लूकोज क्या करेगा, वो भी अपना मूवमेंट सेल के अंदर करवा लेगा। ठीक है, वही चीज लिखी है कि मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी ड्राइव नॉट फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस बट फ्रॉम coupled transport of second molecule in energetically favorable direction, यानी सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर की तरफ सोडियम कंसंट्रेशन कम है, तो सोडियम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की पैसिव मूवमेंट, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, वो मूवमेंट करेगा बिना एटीपी हाइड्रोलाइसिस के। सेम ग्लूकोज क्या करेगा, सोडियम के साथ बाइंड कर जाएगा और सोडियम के साथ जैसे ही बाइंड होगा तो सोडियम का जैसे ही ट्रांसपोर्ट होगा सेल के अंदर की तरफ, साथ साथ में ग्लूकोज भी सोडियम के साथ साथ अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जिससे ग्रेडियंट स्टेब्लिश होता है। और नॉट सिर्फ ग्लूकोज ही, कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस टाइप की मूवमेंट करते हैं या इस टाइप का ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्राइवन बाय सोडियम ग्रेडियंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। तो इस टाइप का जो मूवमेंट है ना, जो ग्लूकोज करता है, वो मेनली कहाँ देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन की तरफ, जो अपनी इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन के अंदर इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये चीज, ये इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स है, वहां पे ये इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो ग्लूकोज क्या कर रहा है, सोडियम की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प ले रहा है टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर वहां से वो मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होके जो एपिथेलियल सेल्स है उनको क्रॉस करके ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ठीक है, तो कभी कभी इस कंडीशन, ये कंडीशंस भी आती हैं कि ग्लूकोज जो है वो किसकी हेल्प लेता है, सोडियम की कंसंट्रेशन की हेल्प लेता है टू ट्रांसपोर्ट द सेल मेम्ब्रेन। ओके, आई थिंक दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो खत्म होता है, कोई इतनी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। ओके, सो थैंक यू।